हाँ भाई, लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, ये वाले क्वेश्चंस कर रहे थे ना, इसमें लिख लो अब लास्ट एक टाइप के और बचे हैं बस, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मैकेनिक्स, थोड़ा सा जिसमें मैकेनिक्स यूज होती है, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मैकेनिक्स। टाइप 3, हाँ, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मैकेनिक्स, मतलब कुलम्स लॉ के क्वेश्चन बेस्ड ऑन मैकेनिक्स, है ना। एक दो आपकी डीपीपी में भी थे और अभी एक डीपीपी और मिल जाएगी, उसमें भी होंगे, तो वो वाले क्वेश्चंस करते हैं। तो यहाँ तक टेस्ट में आएगा जितना आज करा देंगे ना, ठीक है। और सैटरडे को जो टेस्ट होगा, ठीक है, जितना आज तक करा दिया जाएगा। और फिर नेक्स्ट क्लास में, बेसिकली अगली क्लास में हो सकता है आज ही स्टार्ट कर दें, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गॉस लॉ शुरू होगा, इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएगा, फिर गॉस लॉ। तो इसमें ये वाले क्वेश्चन थे, जैसे आपने डीपीपी में भी देखा होगा, मैंने फिर भी बोल भी दिया था, इस तरह का क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। आपके पास एक बॉल है जिसका मास m है और नीचे एक चार्ज रखा हुआ है q, ये फिक्स चार्ज है, फिक्स्ड जमीन पर, ठीक है, और ये डिस्टेंस r है, या d लिख लो डिस्टेंस, लिखो जरा, लिख लो एक बार, फिगर बना लो, मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूं। इफ द बॉल इज एट रेस्ट, क्वेश्चन ये है, इफ द बॉल इज एट रेस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज। वैल्यू ऑफ चार्ज बतानी है अगर बॉल रेस्ट में है। तो इसमें थोड़ी बहुत, ऐसा नहीं है कि हम बहुत मैकेनिक्स डाल रहे हैं, थोड़ी सी मैकेनिक्स। अभी एक और कराऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आसान है, इसका मैंने हिंट आपको ग्रुप पे दे भी दिया था, ठीक है। और ऐसा ही क्वेश्चन आपकी डीपीपी में भी था, और बाकी जो मैं आगे कराऊंगा वो थोड़ा सा टफ होगा। करो जरा इसको ट्राई। हाँ बोलो, क्या चीज़? नहीं, स्फीयर, हाँ स्फीयर पे भी, सॉरी, स्फीयर पे भी चार्ज होगा, उसके बिना तो है नहीं। स्फीयर पे भी चार्ज है, उस पर भी पॉजिटिव क्यू है, तो क्यू की वैल्यू बतानी है। स्फीयर भी चार्ज है, ठीक है। अब करो, आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं। तो ये थोड़े से 11th मिक्स होके भी हमेशा हर जगह, चाहे एनसीईआरटी हो चाहे कोई भी बुक हो, हमेशा मिल जाएंगे। तो मेरे ख्याल से मैंने जो हिंट दिया था आपको, बोला भी था, नीचे इसका क्या लगेगा, mg वेट, और ऊपर क्या लग जाएगी, q, और q में फोर्स, और स्फीयर को पॉइंट चार्ज ही मान लेते हैं, तो फोर्स लग जाएगी, बताओ कितनी, kq² / d², और इन दोनों को क्या कर देंगे हम, बैलेंस। तो kq² / d² को आप बैलेंस करोगे किससे, mg से, तो सिंपल q² आ जाएगा, mg d² / k, तो q कितना आ जाएगा इसका, रूट। हो गया होगा सबसे, स्मॉल के आएगा, स्मॉल के ना, ये वाले को स्मॉल के बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम इसमें? तो ये था एक और क्वेश्चन, क्योंकि डीपीपी में काफ़ी लोगों को डाउट भी रहा, वैसे मैंने भेज दिया था वो सॉल्यूशन, लेकिन दोबारा कर लेते हैं उसको, पहले वो कराता हूँ, फिर टफ वाला क्वेश्चन भी दे दूंगा आपको। 3-4 न्यूमेरिकल करने हैं बस, फिर एंड करेंगे उसको। तो एक और क्वेश्चन, ये जो सबका ही डाउट आ रहा था, और 2 चार्ज है डीपीपी में है ना। मैं इसे चार्ज की जगह थोड़ा बदल देता हूँ, क्योंकि वो तो सेम ही हो जाएगा। चार्ज की जगह थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। एक चार्ज क्यों यहाँ पे रखा हुआ है ऐसे, सर वो ऐसे क्यों हो गया टेढ़ा, वो इस वजह से हो गया बिकॉज एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक बात याद कर लेंगे सब, कोई भी चार्ज क्यू, मैंने बोला भी है पहले भी, कोई भी चार्ज क्यू अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो उस पर फोर्स लगती है कितनी, QE। ये बात याद कर लो, अलग से लिख लो। कोई भी चार्ज क्यू अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो कितनी फोर्स लगती है, QE, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो पीछे की तरफ लगेगी।
ठीक है। तो ये चार्ज Q इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है, ये चार्ज Q इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरह से रखा हुआ है। तो होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इसे पुश कर रही होगी। मैं आगे की फिगर नहीं बना रहा, वो आप बनाओगे। तो पुश करने की वजह से थोड़ा सा इसकी स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, स्लैंट इस तरह से हो जाएगी। तो ये होने की वजह से ये स्ट्रिंग एंगल थीटा बनाने लगी, ठीक है। ये स्ट्रिंग कितना एंगल बना रही है अब, थीटा। इसका मास भी दिया हुआ है m। क्वेश्चन तो वही है जो डीपीपी का है, बट कोई बात नहीं, एक बार और कर लेते हैं। तो आपको E बताना है, अगर चार्ज इक्विलिब्रियम में, बॉल इज इन इक्विलिब्रियम, बॉल इज इन इक्विलिब्रियम ऐसे लिखा होगा। तो ये 11th मिक्स होते हैं, इनमें फोर्सेस बैलेंस करनी होती है। फाइंड E, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, करो इसको ट्राई। लेंथ की जरूरत नहीं पड़ेगी, टेंशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कल आपने ग्रुप पे जो फर्स्ट टाइम आए उन्हें तो खैर समझना पड़ेगा, कल आपने ग्रुप पे इसका सॉल्यूशन देखा हो, देखा करो, देखे थे सॉल्यूशन डले हुए थे, तो वही करना है। वैसे तो टी कट जाएगा, रोज पढ़ा करो। आपको फिर मुझे कराने की जरूरत नहीं थी क्वेश्चन के लिए, मुझे पता है कुछ बच्चे अभी नहीं पढ़ रहे, अभी तो स्टार्ट कर रहे हैं। रोज पढ़ोगे तब होगा, मैं कराऊंगा अभी। यहां भी आपने फोर्स को बैलेंस करा, इस वाली फोर्स को इससे बैलेंस कर दिया। इतनी हेल्प कर सकता हूं मैं आपकी कि इसकी वजह से एक फोर्स लगेगी, अभी पढ़ा QE, एक इसका वेट लगेगा mg, बस आगे मैं हेल्प नहीं करूंगा, और एक लगेगी टेंशन, ऐसे फोर्स दिखा रहा हूं बस आपको, आगे का काम आपका है। और आपको E निकालना है, थीटा गिवन है। इस बार जो हमने जो क्वेश्चन डीपीपी में करा उसमें थीटा गिवन नहीं था, उसमें टेन थीटा बहुत छोटा था, तो उसे साइन थीटा मान लिया, और साइन थीटा L की टर्म्स में आ गया और D की टर्म्स में, है ना। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ आसान है बल्कि। जो फर्स्ट टाइम आए अपना नंबर लिख देना अटेंडेंस पे। अब सुनो, देखो, बिकॉज चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो QE ऐसे लगेगा, ग्रेविटी है mg तो mg लगेगी, सर टेंशन है T तो टेंशन T लग जाएगी। तीन फोर्स लग गई। अब आपको इन फोर्सेस को बैलेंस करना है। बैलेंस करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, जो टेढ़ा है उसे सीधा कर दो, उसे रिजॉल्व कर लो, कर लो ट्राई, कुछ भी नहीं है। अब जिन लोगों का हो गया उन्हें मैं थोड़ा सा हार्ड दे देता हूं क्वेश्चन, ताकि वो खाली ना बैठे। क्वेश्चन नंबर 3, और ये बहुत फेमस क्वेश्चन देने जा रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप कोई भी एग्जाम कर देने जाओ, इसे जरूर रिवाइज करके जाओ। बहुत फेमस सा क्वेश्चन होता है, इसमें थोड़ी सी 11 डालेंगे बाद में, अभी पहले इसमें 12th का पार्ट पूछूंगा आपसे। इलेवेंथ के लिए आपकी हेल्प करूंगा मैं, चिंता मत करो। जिनका हो गया है ये वो करेंगे, हम इसको डिस्कस करते हैं सेकंड को आराम से। जो फर्स्ट टाइम आए वो तो सेकंड पे ध्यान दें, और जिन्होंने या कल वाली क्लास नहीं देखी, कल वाली क्लास देखी है तो ये बड़ी आसानी से हो गया होगा। कल वाले डाउट्स देख लिए अगर ग्रुप पे तो भी हो गया होगा। तो करते हैं इसको। क्या करना चाहिए सर, सबसे पहले तो इसे रब कर दो। तीन फोर्स लग रही है, एक बार और दिखा रहा हूं। बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड QE, बिकॉज ऑफ वेट mg, एंड बिकॉज धागा जब भी होता है तो टेंशन, और टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी, टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी। तो टेंशन को रिजॉल्व कर लिया जाए, जो टेढ़ा है उसे रिजॉल्व कर लिया जाए। ये थीटा है तो ये हो गया T cos थीटा, और ये हो गया T sin थीटा। T cos थीटा, T sin थीटा।
इसे कहते हैं रिजॉल्व करना। हो गया रिजॉल्व। अब टी नहीं रहा, टी नहीं रहा, टी को भूल जाना। अब टी की जगह कौन आ चुके हैं, टी कॉस थीटा एंड टी साइन थीटा। टी कॉस थीटा किसको बैलेंस करेगा और टी साइन थीटा किसको बैलेंस करेगा, क्यू ई। टी आपके पास नहीं है तो मुझे लगता है इन्हें डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आ चुका होगा। और जिनका आ गया है वो ये वाला क्वेश्चन करेंगे सेकंड। और बिल्कुल ऐसे प्रेशर की तरह करा करो कि जब हाँ भाई अब हम मुझ पे एक एग्जाम वाला प्रेशर है, मेरा टेस्ट चल रहा है मेरा क्लास में और मुझे ये 2 मिनट में करना है, थर्ड क्वेश्चन है 2 मिनट में ट्राई करने की कोशिश करो। हाँ आंसर जो भाई आपको थीटा गिवन है, आपको मास गिवन है, चार्ज गिवन है, ई गिवन है, तो इनकी टर्म्स में आंसर आएगा। एक तो सीख लो आंसर किसकी टर्म्स में आता है, जो गिवन होते हैं। ठीक है, थीटा मैंने दिया है तो हम क्या करेंगे सर, टी साइन थीटा बैलेंस कर देगा क्यू ई को, टी कॉस थीटा बैलेंस कर देगा एम जी को। ऊपर वाली फोर्स नीचे वाली, कोई डायलॉग याद रखना, ऊपर वाली नीचे वाली को बैलेंस करती है, लेफ्ट वाली राइट को। ऐसा तो पूरी 11th में करते रहते हैं, ऊपर वाली नीचे को और लेफ्ट वाली राइट को। अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करने पे क्या आएगा, टेन थीटा बराबर क्यू ई बाय एम। ये आंसर है। इससे ई टेन थीटा निकाल लो, ई निकाल लो, ई निकालना, ई निकाल लो। हमें क्या निकालना था ऐसे, ई निकालना था, तो ई आ गया एम जी टेन थीटा अपॉन क्यू। ये आंसर है, एम जी टेन थीटा अपॉन क्यू। मेरे ख्याल से 90% लोगों ने कर लिया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नया क्वेश्चन आया, नया जो करता है वो बच्चा है जीनियस, करो ट्राई। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और इसका दूसरा पार्ट कर दो तो बहुत ही अच्छा है। पहला पार्ट 12th का है, दूसरा पार्ट 11th का है। 11th में मैं हेल्प करूंगा, आप फर्स्ट पार्ट करके दिखा दो बस। अब आपको डेटा क्या दिया है, अब आप थीटा में मत आंसर निकाल देना, आपका आंसर एक्स में आ सकता है, आर में आ सकता है। एक्स इज अ फिक्स क्वांटिटी और 2 चार्ज है फिक्स है, एक माइनस क्यू यहाँ रखा है। थोड़ा सी हेल्प कर देता हूं, ये वाला क्यू इसको इधर, ये वाला क्यू इधर, तो 2 वेक्टर ऐड करने हैं, रिजॉल्व करके ऐड कर सकते हैं, तो आप कर सकते हो। फिर आप सेकंड पार्ट में अपना दिमाग लगाओ, अगर आपने 11th पढ़ी है थोड़ी बहुत तो आप समझ जाओगे। कम से कम 12th तो होना ही चाहिए सबसे, फर्स्ट पार्ट। और कल से ऑनलाइन बैच शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो बस आज की क्लास डलेगी, फिर कल से बैच में ऑनलाइन उसमें लैब ऐप पे डलेंगी फिर क्लासेस जो रिकॉर्डिंग होंगी, उसमें आपको एक्सेस मिल जाएगा उसका, ठीक है। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी है फिर एक्सेस मिल जाएगा। तो पहला मैं रब कर रहा हूँ अब, है ना, अब टाइम आ गया और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ आपको। इसका आंसर क्या है, थर्ड क्वेश्चन का मतलब। ये वाली जो फोर्स लगेगी, ये वाली फोर्स अगर मैं F मान लूं तो ये भी क्या होगी, F ही होगी, दोनों सेम होंगी। ये वाली अगर F होगी तो ये वाली भी क्या होगी, F होगी, ठीक है। अगर ये वाली F होगी तो ये वाली भी क्या होगी, F होगी। तो ये F है तो ये भी F है, ठीक है। क्यों, क्योंकि सेम है, दोनों चार्ज सेम है, दोनों सब कुछ तो सेम है। तो बाद में डाल दो F की वैल्यू। और मैं एक और चीज़ लिख रहा हूँ, आवाज़ नहीं भाई, अल्फा एंगल, अल्फा भी मुझे नहीं पता, बाद में डाल दूंगा वैल्यू।
जो चीज़ नहीं पता होती वो बाद में, ये आदत डाल लो, नहीं आंसर अल्फा में निकाल के चले जाओगे आप, ठीक है, ऐसे नहीं करना होता, अल्फा बाद में डालना, अल्फा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब देखो एफ का ये वाला कंपोनेंट एफ कॉस अल्फा, और नीचे वाले एफ का भी एफ कॉस अल्फा, तो कितना हो गया ये? मेरे ख्याल से अगर ऐसे ही कर रहे होंगे, और ऊपर और नीचे और ये, तो आंसर ये है नेट फोर्स। अब वक्त आ गया इनकी वैल्यू डालने का, अब इनकी वैल्यू डालने का वक्त है। तो एफ की वैल्यू क्या होगी, और मैं कह रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब मैं कह दूँ तो रिवाइज करके जाना है आपको हर एग्जाम में। एफ की वैल्यू क्या होगी, के क्यू स्क्वायर अपॉन, इस डिस्टेंस को लिख ले कितना होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये डिस्टेंस यही होगा, बोलो। मुझे लगता है बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है हर क्वेश्चन, है ना, अब प्रॉब्लम ही नहीं आ रही ज़्यादा, और काफ़ी लोग कर भी पा रहे हैं। बट अल्फा में मत छोड़ देना आंसर, तो यहाँ पे आएगा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 2kq स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। स्टार्टिंग से दोबारा बता रहा हूँ, ये वाला चार्ज इस वाले माइनस क्यू को अट्रैक्ट करेगा एफ, ये वाला चार्ज इस वाले माइनस क्यू को अट्रैक्ट करेगा एफ, दोनों एफ में कोई प्रॉब्लम। अब मुझे दो वेक्टर ऐड करने, कैसे करूं बताओ, रिजॉल्व ही कर लेता हूं। तो एफ का ये वाला कंपोनेंट एफ कॉस अल्फा, अल्फा के साथ वाला हमेशा कॉस होता है, एफ कॉस अल्फा, और ऊपर वाला एफ साइन अल्फा। ऐसे ही ये वाला भी एफ का एफ कॉस अल्फा एफ साइन अल्फा, तो यहाँ दो एफ कॉस अल्फा हो गए ना, तो बस वही हो गया, साइन अल्फा वाले कैंसिल। क्या एफ की वैल्यू होगी क्या भाई, इन दोनों चार्ज में कितनी फोर्स होगी, के क्यू फोर्स का मैग्नीट्यूड। सर माइनस क्यों नहीं लिया, वो तो अट्रैक्टिव ले ली ना हमने फोर्स, तो माइनस उसमें यूज हो गया, हमेशा मैग्नीट्यूड लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। जब आज वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे हम, है ना, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस गॉस लॉ से पहले, वो तो कल होगा शायद शुरू, तो वेक्टर फॉर्म जब पढ़ेंगे उसमें माइनस लेते हैं, वो आज पढ़ेंगे। जो लिखा हुआ था ना एक जगह क्वेश्चन में A7 बेस्ड ऑन लेक्चर 3, वो आज करेंगे वो चीज़, बस आज 100% होगा। Q और माइनस Q के बीच फोर्स क्या होगी, K Q1 Q2 दैट इज Q स्क्वायर बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस में कोई प्रॉब्लम, डिस्टेंस इज हाइपोटेन्यूज। अब रह गया कॉस अल्फा लिखना, बोलो कॉस अल्फा क्या होगा, एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैं चाहूँ ना इसमें और बहुत 11th के क्वेश्चन डाल सकता हूँ, चलो पहले तो मैं आपसे यही पूछता हूँ। अब ये खत्म, 12th खत्म, अब आ गई 11th। कौन दे रहा है सेकंड पार्ट का आंसर, पूरी क्लास में कोई भी सेकंड पार्ट का आंसर दे रहा हो, ठीक है, मुझे बताओ। एक बच्चे हैं, 2 3, बताओ भैया आप सिद्धार्थ। SHM करेक्ट आंसर है, और कोई यही बोलने वाले थे, ये नहीं बोल रहे थे, अच्छा तो बस गलत हो गया। चलो SHM क्यों, अभी तो नीचे भी x आ रहा है, लिखा हुआ है सर x इज स्मॉल, अगर x स्मॉल है तभी होगा। अब सुनो, अब सर SHM तो हम भूल गए, अब मैं अपने मन की बात बोलूं सर आपको, हम में से 90% को SHM याद नहीं है ना, जो सच है हम वो एक्सेप्ट कर लें, तो वो मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं, इतना याद रखना है बस। अगर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, कभी भी कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में, क्योंकि ये हो जाता है भाई 12th में, थोड़ी 11th तो आएगी जब भी, लेकिन चिंता मत करो, उतनी मैं हेल्प कर दूंगा। अगर फोर्स को आप प्रूफ कर दो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, मतलब अच्छा यहाँ बताओ, जब पार्टिकल यहाँ होगा, सुन लो सब लोग ध्यान सुनो, एटलीस्ट वो लोग तो सुने जिन्हें SHM याद नहीं है, जब पार्टिकल यहाँ होगा उस पर फोर्स कितनी होगी, सब लोग आराम से, सब कॉन्फिडेंटली आंसर दिया करो, नहीं दे पा रहे तो पूछ लिया करो हाथ खड़ा करके, जैसे आप डायरेक्ट पूछ रहे हो ना, ऐसे ब्लंटली पूछो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। जब तक ये चीज़ हेजिटेशन खत्म नहीं होगा तब तक अच्छी पढ़ाई नहीं, ऑफलाइन का कोई फायदा ही नहीं है, ऑफलाइन में ही तो फायदा है सबसे बड़ा, कि आप कुछ भी पूछ सकते हो, एनीथिंग, और उसमें घबराना नहीं है, और यहाँ बच्चे भी ऐसे नहीं है कि हंसेंगे एकदम। तो इस पॉइंट पर ऊपर खींच रहा है, नीचे खींच रहा है, तो फोर्स 0, तो फोर्स 0 होगी। अगर फोर्स 0 होगी तो उस पॉइंट को कहते हैं SHM में मीन पोजीशन। मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा क्योंकि जितनी ज़रूरत है उतना, तो फोर्स 0 होगी, है ना। वहाँ से x नापा जाता है, वहाँ से होता है x, आप मुझसे कहोगे कौन सा x, मीन पोजीशन से x,
मीन पोजीशन कौन होती है? जहां फोर्स जीरो होती है। जो लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, जिनको याद है एसएचएम उन्हें कोई जरूरत नहीं है। जहां हिंदी में लिख लिया करो, हिंदी का इंग्लिश जहां, इस तरह से लिखा करो, क्या मजा भी आता है लिखने में। जहां फोर्स जीरो होगी, छोटी छोटी चीजें, मीन पोजीशन होगी, बस शॉर्ट में होगी, ऐसा लिखो तुम ही समझ सको बस। जहां फोर्स जीरो होगी वहां मीन पोजीशन होगी, और मीन पोजीशन से x अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स आ रहा है तो इसका मतलब वो एसएचएम होगा। तो ये इस बच्चे ने देखा कि x r के कंपैरिजन में छोटा है, स्मॉल बोल दिया। मुझे एक बात और बोलनी चाहिए थी, वैसे वैसे स्मॉल से भी चल जाएगा, मैं लिख देता हूँ और अच्छा लगता, ऐसे लिखा रहता ना बुक्स में, तो ये निगलेक्ट हो गया। तो क्या बचा? KQ स्क्वायर x बाय आर क्यूब। चेक करना जरा ये बचा है। अगर नीचे वाले x स्क्वायर को निगलेक्ट कर दें, r का क्यूब आ जाएगा 2 से 2 कट के। तो क्या ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x आ रही है? और क्या x मीन पोजीशन से दूरी है? हाँ, ये भी होना चाहिए। तो ये एसएचएम है। तो एसएचएम क्यों हुआ? क्योंकि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है। भाई इतना तो देखो होगा, थोड़ी बहुत 11th और कंपटीशन में भी जाना है तो होगी। मैं ये नहीं कह रहा 12th में ऐसा भी, और 12th में भी ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन 12th में भी आ सकता है, बोर्ड्स में भी आ सकता है। वैसे कम चांस होते हैं, 11th का पोर्शन नहीं आता, बहुत कम चांस होते हैं। बोर्ड्स में ज़्यादातर बस ऊपर रुक जाएगा, फर्स्ट पार्ट पे आके रुक जाएगा। बल्कि फर्स्ट पार्ट बहुत बार बोर्ड्स में आया हुआ है, और सेकंड पार्ट, फर्स्ट और सेकंड दोनों हर कंपटीशन में आ चुके हैं। ठीक है, और इसे मैं और हार्ड चाहूँ तो कर सकता हूँ। ठीक है, एक बार दिखा रहा हूँ इसलिए आज। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये पार्टिकल अब यहां से यहां तक जाएगा कि नहीं? इधर भागेगा तो टाइम कितना लगेगा? ये मैं और 11 डाल रहा हूं कि इसको कितना टाइम लगेगा टू रीच मीन पोजीशन या टू रीच सेंटर। लिख दो इसको सेंटर, टाइम टू रीच सेंटर। अब हमें इतना और सिखा देता हूं, थोड़ी सी 11 सीखने में कोई बुराई नहीं है। ये मैं आज और बता रहा हूँ, ये भी याद कर लो। आपने आज एसएचएम की 2 बातें सीख ली, क्योंकि एसएचएम ना आपको तंग करेगा, आता रहेगा ये। एसएचएम 12th में बहुत जगह आएगा, 2 चैप्टर बहुत जगह आएंगे, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं आएंगे। जितना मैंने पढ़ा दिया बस समझ लो उतना ही। एक आएगा रोटेशनल मोशन और एक एसएचएम, ये 2 चैप्टर तो बार बार आते रहेंगे। और एक वेव्स का कुछ पोर्शन वेव ऑप्टिक्स में, अब ऑप्टिक्स पढ़ेंगे लास्ट में। रोटेशन बहुत ज़्यादा आएगा, टॉर्क स्पेशली। ठीक है, तो हम सीखेंगे। आज हमने सीखा F इज इक्वल टू x तो एसएचएम। एक बात और सीख ले, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम होता क्या है? एक्सेलरेशन। आज के बाद याद रखना, एल नहीं, एक्सेलरेशन। ये जनरल फॉर्मूला है, ऑलवेज वैलिड, 2 पाई अंडर रूट x अपॉन एक्सेलरेशन। हमेशा याद रखना इस फॉर्मूले को। जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो इस फॉर्मूले को हमेशा याद कर लें कि अगर कभी टाइम पीरियड निकालना है एसएचएम का तो वो होता है 2 पाई अंडर रूट x अपॉन एक्सेलरेशन। अब मेरा काम थोड़ा सा कम हो गया। बताओ टाइम पीरियड, सब बच्चे निकाल सकते हैं। टाइम नहीं आएगा, अभी आंसर नहीं आएगा, टाइम पीरियड आएगा, फिर बात करते हैं टाइम पीरियड क्या होता है। आपके पास फोर्स है, फोर्स से एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाता है? डिवाइड बाय। उस एक्सेलरेशन को कहां पुट करेंगे? यहां पुट करो और आंसर बताओ क्या आ रहा है। फोर्स ये वाली है जो अब जो मैं छोड़ दूंगा, ये बस ये है फोर्स, जो रब नहीं हुई बस वो फोर्स है। इतनी बची फोर्स, मास m दिया हुआ है। तो टाइम पीरियड आपके पास आ गया 2 पाई अंडर रूट x अपॉन एक्सेलरेशन 2kq स्क्वायर x अपॉन m r क्यूब। मास से डिवाइड कर दें तो वो बन गया एक्सेलरेशन। इसमें x हमेशा कट जाता है, x से इंडिपेंडेंट आता है हमेशा टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड यही आ गया। अब मेरा किसी इंटेलिजेंट बच्चे से सवाल है, मतलब इंटेलिजेंट से क्या, जिसने एसएचएम पढ़ा हुआ है, क्या यही आंसर है जो हम टाइम ढूंढ रहे हैं? क्या यही है या कुछ करूं? पहले आप लिख लो यहां तक। तो ये थोड़ी बहुत 11th आती रहती है, और जब हम कहते हैं ना एडवांस की क्लास करा दो सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे, तो उसका मतलब ही होता है इसमें और 11 डाल दो, और कुछ नहीं होता। मतलब 12th में 11 डालना है, मतलब एडवांस की तैयारी करना। लेकिन थोड़ी बहुत करें, अभी तो थोड़ा सा ही करेंगे, बस मैं रुक जाऊंगा यहीं पे।
वरना मैं बहुत कुछ पूछ सकता हूँ, बताओ यहाँ वेलोसिटी क्या होगी, मैं और कुछ पूछ सकता हूँ, बताओ ये फोर्स मैक्सिमम कब होगी। मैक्सिमम तब होगी जब आप इसका डिफरेंशिएशन जीरो करोगे। बहुत कुछ फंसा सकता हूँ आपको, कोई लिमिट नहीं है मेरे पास बस टाइम की कमी है। और मुझे ये भी देखना होता है हम कौन सी क्लास कर रहे हैं। अभी तो हम शुरू कराए, तो ये कुछ चीज़ें, अदरवाइज पढ़ाने को तो हम पे बहुत कुछ होता है, क्वेश्चन बनते रहते हैं, इसी में हम पूरी क्लास निकाल सकते हैं इसी में। खैर, अब मेरा क्वेश्चन फिलहाल ये है कि यही आंसर है कि यह आंसर कुछ और है, और क्या करें फिर, डिवाइड बाय 4। तो इस बहाने से थोड़ा एसएचएम कुछ ही बच्चे बोल पाए 4 सबका आवाज़ नहीं आई, इसका मतलब लोगों को नहीं पता। जब आंसर पता होता है ना, इंसान बोलता जरूर है ये सच है, उससे रहा ही नहीं जाता बोले बिना। बहुत ही इक्का दुक्का कोई बच्चा होता है जो पूरी क्लास में चुप रहते हैं और फिर एकदम से उनकी बहुत अच्छी रैंक आती है, ऐसे बहुत रेयर। अदरवाइज सबका मन करता है आंसर दूं। एसएचएम में टाइम ऐसे होता है, यहां से चले हम, यहां गए, ये मीन पोजीशन है, फिर वापस आए, फिर इधर गए, फिर इधर आए। अब एक टाइम पीरियड कंप्लीट होता है। फिर देख लो एक बार, थोड़ा सा एसएचएम हमने सीख लिया। क्या सीखा? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, एसएचएम। एक टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम इज दिस। तो आज के बाद कभी आया तो कर लेंगे। दूसरा टाइम पीरियड होता क्या चीज है सर? जाना, आना, फिर जाना, फिर आना, है ना? ठीक है, तुम भी रोज जाते हो, फिर घर आते हो, फिर यहाँ जाते हो, फिर घर आते हो, यही चलता रहेगा। तो हमें कौन सा टाइम चाहिए? यहां से यहां तक का टाइम। हमें ये पूरा नहीं चाहिए भाई, हमें चाहिए यहां से यहां तक का, मीन पोजीशन तक का, मतलब एक्सट्रीम से मीन का। तो अब आप खुद बता दो क्या होगा। अब सबको समझ में आ रहा है कि सर पूरा तो टी है, तो ये वाला आधा कितना होगा, ये कितना होगा? t/4। t/4 ये, फिर t/4 ये, फिर t/4 ये, फिर t/4 ये। तो t/4 मतलब इसका 1/4 आंसर होगा। तो जो भी आंसर लिखा हुआ उसका 1/4 कर दो, वो आंसर होगा। जो भी लिखा हुआ है फाइनल आंसर कर दो t/4, इसका 1/4। इतना टाइम लगेगा मीन पोजीशन में पहुंचने में। ठीक है, ये होगा, इस तरह से कर सकते हैं। और भी ऐसा नहीं है, मैं और भी 11th के क्वेश्चन करा सकता हूँ। तो खैर अब हम यहाँ पे ब्रेक लगा रहे हैं, आते रहेंगे 11th के। ऐसा नहीं है, क्वेश्चंस बाद में कभी भी करा सकते हैं। अब आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो बातें आप सीख जाते हो ना आप 11th की, वो याद रखना अब, चाहे वो थोड़ी सी हो। ऐसे तो मैं चाहूँ तो एक फ्रिक्शन का क्वेश्चन करा सकता हूँ, एसएचएम में और डाल सकता हूँ क्वेश्चन इसके अंदर, बट कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा और लेवल बढ़ने दो। हम वापस 12th पे आते हैं। तो ये था टाइप 3। टाइप 3 में कोई लिमिट नहीं है। टाइप 3 में हम 3-4 क्लास कर सकते हैं, अभी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। लेकिन हम ब्रेक लगा लिया हमने, क्योंकि हमें पता है इतना ही रिक्वायर्ड है फॉर नीट, मेंस और फॉर बोर्ड्स। अब अगर आगे जाते हैं तो हम एडवांस की तरफ चले जाते हैं। थोड़ा बहुत कर सकते हैं और भी इक्का दुक्का, बट बीच में कर लेंगे, या डीपीपी में डाल देंगे। डीपीपी में मैं थोड़े थोड़े हार्ड भी डाल दूंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर एक ट्राइंगल वाला क्वेश्चन था, वो हार्ड था, तो मैं ग्रुप पे भी उसका सॉल्यूशन भेज दिया। लेकिन आप सॉल्यूशन तब देखा करो जब आप ट्राई कर लिया करो। बहुत बच्चों ने मुझसे अलग से पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि जो बच्चे हैं वो ग्रुप पे नहीं पूछ रहे हैं, अलग से पूछते हैं? तो तुम बहुत से लोग सोच रहे होंगे बच्चे पढ़ नहीं रहे। जब मेरे पास 3-4 लोगों का अलग से आ गया और मैं उन्हें सॉल्यूशन भेज दिया, तब मैंने फिर सोचा कि सबका ही आ रहा होगा फिर ये डाउट, तो मैंने ग्रुप पे भेजा। वो पढ़ा था, उसको सुना था ट्राइंगल वाले को, करने से पहले सुना था कि सुनने के बाद करा था? सुनने के बाद ही करा था सर, उसमें कौन सी नई बात है? पहले सुन लिया, देख लिया, फिर कर लिया, इसमें क्या टेंशन है? सच तो यही है, ठीक है। तो करने के बाद आंसर सुनना है, करने के बाद सॉल्यूशन देखना है, वो तुम्हें जाना पड़ेगा बाहर, ठीक है। अब टाइप 3 हो गया है, लिख लो। वेक्टर फॉर्म, हम वापस 12th पर आ रहे हैं।
वेक्टर सबके लिए नया है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। मौसम बहुत चेंज हो रहा है, ध्यान रखें अपना, लेकिन ऐसे नहीं कभी चल पंखा चलाना कभी नहीं चलाना, ठीक है। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ है ना, ये वाला टॉपिक हमने छोड़ा हुआ था, ये लास्ट टॉपिक हो गया कूलम्स लॉ में। और इसके बाद जो आएगा वो गॉस लॉ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, फ्लक्स होगा, वो सब होगा, तो वो नहीं दूंगा टेस्ट में। टेस्ट में मतलब कूलम्स लॉ एंड चार्ज थ्योरी, याद है 2 टॉपिक थे, चार्ज थ्योरी और कूलम्स लॉ, 2 कंप्लीट हो गए, इसके बाद कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन समझो ना, और क्वेश्चंस बहुत करने चाहिए अभी हमें, लेकिन तो आज एक डीपीपी और मिल जाएगी, अगर आज मिल जाएगी, और मैं आपको उस पर भी डाल दूंगा ग्रुप पे भी। तो वेक्टर फॉर्म में क्या करना होता है कि आपके पास, सुन लो एक मिनट इधर, आपके पास एक चार्ज रखा है Q1, ठीक है, प्लस Q1, और एक चार्ज रखा है प्लस Q2। ये चार्ज रखा है X1 Y1 Z1 पर, और ये चार्ज रखा है X2 Y2 Z2 पर। फोर्स मुझे निकालनी है Q2 पर, मैं 2 लिखूंगा, विद रेस्पेक्ट टू 1, मतलब 2 पर 1 की वजह से, वेक्टर फॉर्म में। यही मेरा डेरिवेशन है, डेरिवेशन भी है बोर्ड्स का, वेक्टर फॉर्म में इसे लिखना अपने आप में एक डेरिवेशन है। और मेरे लिए क्वेश्चन भी हो गया एक, तो जो बच्चे लिख सकते हैं लिख दो। देखना अगर मिल जाएगा। फोर्स 2/1 है, फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1, मतलब फोर्स ऑन चार्ज 2 बिकॉज ऑफ चार्ज 1। लिख लो, फोर्स ऑन चार्ज 2 बिकॉज ऑफ चार्ज 1, ये हमें लिखनी है। अगर आपको आती है तो आप लिख के दिखाओ, फिर मैं बता रहा हूं। सबसे पहले सर इसमें वेक्टर की नॉलेज होनी चाहिए, अगर हमें वो नॉलेज नहीं है तो हम नहीं लिख सकते। तो वो अब पहली बार शायद इधर दे, अगर पहली बार आपको नहीं पता है तो वो देख लो किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो वो नॉलेज क्या होनी चाहिए कि ये वेक्टर कौन सा होगा 2 से 1 को ज्वाइन करने वाला, ये वेक्टर क्या होगा, ये वाला वेक्टर। बस मैं आपसे बस ये वेक्टर पूछ रहा हूँ, बोलो क्या होगा। इतना पता होना चाहिए, और नहीं पता जिनको वो आज सीखेंगे। x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप प्लस z2 - z1 k कैप। आज जब आप ये पढ़ लोगे तो आप DPP 2 का A7 क्वेश्चन नंबर A7 कर सकते हो, जो हम छोड़ा था हमने, जो भी वेक्टर वाले जो भी छोड़े थे, 2 छोड़े थे, दोनों हो जाएंगे। पहले तो ये वेक्टर पता होना चाहिए, पता लग गया। अब आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, दुनिया में कोई भी वेक्टर हमेशा ऐसे लिखा जा सकता है, उसका मॉड और उसका यूनिट वेक्टर। दुनिया में कोई भी वेक्टर ऐसे लिखा जाता है, उसका मॉड और साथ में यूनिट वेक्टर। जिनको भी नया लग रहा है, ये नहीं पढ़ा है 10th 11th में, उनको सीखने की ज़रूरत है। हमेशा याद रखना, फोर्स और साथ में यूनिट वेक्टर। और जिनको अब आप धीरे धीरे अब कल परसों में आपको सबको ऐप पर हम रजिस्टर करा लेंगे। वो रजिस्ट्रेशन वही है, तो अलग से मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं दूंगा, क्योंकि ऐप पे मैं सबको ही कराऊंगा रजिस्टर, तो अपने आप ही आपकी इन्फॉर्मेशन ईमेल वगैरह सब आ जाएगी, ठीक है। तो उसमें अगर आप चाहोगे ऐसे कुछ टॉपिक्स आपको वैसे ही दे दी जाएंगी, जैसे बेसिक मैथ्स अभी पूरी उसमें ऐसे ही पढ़ी है, बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे ही पढ़े हैं जो आप ऐसे ही देख सकते हो, ठीक है। तो घबराओ मत, कभी भी ऐसा लगेगा सर वेक्टर बहुत डिटेल में पढ़ना है और अभी मैंने नहीं पढ़ा है मान लो, तो आप खुद भी पढ़ सकते हो, ठीक है। बहुत फायदे हैं मतलब उस ऐप के, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे। तो फोर्स इंटू आर वेक्टर, फोर्स का मॉड कितना है अब ये लिखना होगा। और ये आर वेक्टर, ये आर यूनिट वेक्टर क्या होता है, डायरेक्शन तो होती है, होता क्या है, ये होता है आर वेक्टर अपॉन आर का मॉड, और ये आर वेक्टर मैंने लिख लिया है, ठीक है। आर वेक्टर अपॉन आर का मॉड, और ये आर वेक्टर हमने लिख लिया है। तो अब आर वेक्टर अपॉन आर का मॉड क्या होगा, बस अब तो करते जाओ, हो गया क्वेश्चन। वैसे तो देखो, अब फोर्स का मॉड लिखते हैं सबसे पहले, 2 का 1 पे निकालना था, फोर्स का मॉड लिखते हैं k q1 q2 अपॉन ये सर आर वेक्टर है, इसका मॉड, तो इसके मॉड का स्क्वायर, और
साथ में आर कैप, व्हाट इज आर कैप, आर अपॉन आर मॉड। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। फोर्स क्या होती है सब जानते हैं, के Q1 Q2 बाय आर के मॉड का स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मॉड, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मॉड। ठीक है, इसके बाद मुझे क्या लिखना है, मुझे बस वेक्टर की वैल्यू डालनी है। तो के, छोटा के मुझे बड़ा के बनाने की आदत है, छोटा बनाना हमेशा। के Q1 Q2 आर वेक्टर, आर वेक्टर हमारे सामने लिखा है x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप, पूरा लिख देना z2 माइनस z1 के कैप। ये हो गया, ऐसे लिखेंगे इसको, यही लिख के आना होता है बोर्ड्स में पूरा। अपॉन नीचे क्या हो गया, आर का मॉड और आर के मॉड का क्यूब, तो नीचे आ जाएगा आर के मॉड का क्यूब। तो के Q1 Q2 अपॉन आर के मॉड का क्यूब, वो क्या होगा, इसका मॉड क्या होगा भाई, इसका मॉड, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर का रूट। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, और ऊपर x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ये आपके पास फोर्स वेक्टर आ गया, ये आंसर है। हाँ सॉरी, इसका रूट और इसका क्यूब, सर इसका रूट भी लेंगे तो पावर 3/2 लिख दें डायरेक्ट, पावर 3/2, सॉरी। ठीक है, तो ये हो गया। तो इतना ये फॉर्मूला होता है वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में यूज कब करते हैं वैसे ज्यादातर इनको, जब आपको ऐसे कोऑर्डिनेट्स दे रखे हो या 3D में क्वेश्चन हो। मैं लिखवाने जा रहा हूं, भी पहले लिख लो आप यहां तक। ऊपर आई जे के आएंगे, नीचे नहीं आएगा, नीचे आपका स्क्वायर आएगा। ये मॉड होता है। मॉड क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर का रूट, और उसका क्यूब करा है। क्यूब करा है तो पावर क्या हो गई, 3/2। पावर कितनी हो गई, 3/2। अब क्या करना है, सुनो एक बात, अब 2-3 इसकी इंपॉर्टेंट बातें लिख लो। पहला स्टार बना के लिख लो। एक तो चार्ज जब यहां डालोगे, फॉर्मूला तो ये हो गया, मैं हटा दूं इसको। ये है सेकंड पर फर्स्ट की फोर्स। सुनो, अगर ये सेकंड पर फर्स्ट है, अगर फर्स्ट पर सेकंड निकालनी होती, मतलब फर्स्ट पर फोर्स निकालनी होती बिकॉज ऑफ सेकंड, तो x1 माइनस x2 हो जाता। याद रहेगा, ठीक है, वो तो उधर की तरफ लगेगी फिर। बस इतना ध्यान रखना। और दूसरी बात, अब कुछ पॉइंट्स याद रखना, इसमें आप चार्जेस साइन के साथ डालना, क्योंकि हमने इसमें कहीं भी फोर्स को ऐसे नहीं लिया। इसमें चार्जेस साइन के साथ डालना, क्योंकि हमने खुद सोचा ही नहीं कि इधर लगेगी उधर, हमने सीधा वेक्टर लिख दिया। अगर 2 on 1 है, 2 बिकॉज ऑफ 1 x2 माइनस x1, 1 बिकॉज ऑफ 2 तो x1 माइनस x2। अभी 1-2 एग्जाम्पल देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल एक बात लिख लो, पुट द साइन ऑफ ऑल द चार्जेस। सर लेकिन इसको यूज कब करेंगे, हमारे तो कूलम्स लॉ के सारे क्वेश्चन हो गए न्यूमेरिकल। एक तो तब यूज करेंगे जब ऐसे वेक्टर फॉर्म में आंसर पूछा है, वो आपने देखा, आपने छोड़ना पड़ा आपको एक न्यूमेरिकल। तो यूज कब करेंगे, व्हेन ऑप्शंस आर इन वेक्टर फॉर्म। जो ऑप्शंस होंगे, आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, वो वेक्टर फॉर्म में, या आपसे स्पेशली बोल दिया वेक्टर फॉर्म में आंसर निकालो। और कब यूज करेंगे सर, और इफ चार्जेस आर इन 3D, मतलब चार्जेस 2D में नहीं है, मतलब पता चला एक चार्ज यहां रखा है इस कॉर्नर पे और एक चार्ज यहां रखा हुआ है जहां एक ट्यूबलाइट है, तो एक चार्ज बीच में, एक चार्ज यहां पे। अब ऐसे में डिस्टेंस निकालना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कोऑर्डिनेट्स निकालना आसान होता है। मैं अभी क्वेश्चन दिखाता हूं। व्हेन चार्जेस आर इन 3D फिगर, मतलब किसी 3D फिगर में प्लेस्ड है, आर प्लेस्ड इन 3D फिगर। यहां इसका यूज होता है, या तो आपका जो आंसर्स हैं वो वेक्टर फॉर्म में, वो बहुत आसान क्वेश्चन होगा
जो अभी आपका A7 था, जो भी है डीपीपी में, या ऑप्शन वेक्टर फॉर्म में है, जो भी आपको वेक्टर फॉर्म में आंसर देना है ना, और साइन तो आपको पुट करनी है, या फिर आपके चार्जेस 3D फिगर में। तो मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ और बहुत ईजी है, ट्राई करेंगे सब। रब कर दो इसको। तो ये वेक्टर फॉर्म थी, अदरवाइज आपके कोई जरूरत नहीं। देखो ऐसे ना टाइप्स पता होने चाहिए। अब मुझे बिल्कुल क्लियर हो गया, अब टाइप 4 के न्यूमेरिकल आ गए वेक्टर वाले, तो मुझे पता चल गया कि कॉलम्स में 4 ही टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। फर्स्ट टाइप कि चार्जेस एक ही लाइन पे हो, सेकंड टाइप चार्जेस इस तरह से टेढ़े मेढ़े हो लेकिन 2D फिगर में हो, थर्ड टाइप जिसमें 11th मिक्स हो मैकेनिक्स, और फोर्थ टाइप जिसमें वेक्टर फॉर्म हो 3D हो। अब इसमें कितना भी चले जाओ, अगर एक ही टाइप में हम बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो हम समझ लो एडवांस में जा रहे हैं, ग्राफ के क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, ठीक है। अब जब मैं लास्ट में एक क्या होगा, जैसे कल मतलब या फिर अभी तो नहीं, अभी थोड़ा आपका लेवल बढ़ जाए तो मैं आपको थोड़ा और ऊपर भी ले जाऊंगा। हर फ्राइडे को एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करा दिया करूंगा पिछली 4 क्लास के, ऐसे भी करूंगा मैं, जो मैंने बताया था शुरू में प्लान होगा। तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ाएंगे, जहाँ मुझे लगेगा कि नहीं हाँ यहाँ तक ठीक है बस यहाँ तक रखेंगे। लेकिन अब आपने कवर सारे, लेकिन आपको कवर सारा करना होता है, बस उसमें लेवल नहीं बढ़ाना होता उतना। समझ गए कैसे पढ़ाई का तरीका क्या है? आप खुद भी पढ़ रहे हो तो ऐसे टाइप्स में पढ़ना है, हर टॉपिक पे टाइप्स हो सकते हैं, और यही आप कवर कर लो सारे टाइप, तो उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा एटलीस्ट। तो पहला क्वेश्चन जो कॉमन है, जो सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन ये वाले ही आता है, और मैं ज़्यादा मुश्किल नहीं दे रहा, बस 2,4 और 8,10 यहाँ लिखा हुआ है। एक चार्ज यहाँ पर 3 कूलम है और एक यहाँ पर -2 कूलम है। फोर्स ऑन -2 कूलम इन वेक्टर फॉर्म। Z नहीं है, Z है ही नहीं, जब दिया ही नहीं तो Z है नहीं, कोई बात नहीं। तब भी अब जब आपसे वेक्टर फॉर्म में पूछा ही है तो आपकी मजबूरी है, Z से कोई मतलब नहीं है। ये मत समझना सर आपने तो बोला बस 3D वाले, मैंने ये नहीं बोला, मैंने ये भी बोला है कि अगर वेक्टर फॉर्म में ऑप्शंस हैं, वेक्टर फॉर्म में पूछा तो है इन वेक्टर फॉर्म, तो आपको वेक्टर फॉर्म में आंसर देना होगा। अगर मैं पूछता सुनो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, तब आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। तब तो क्या है, दोनों की फोर्स निकालो, इनके बीच का डिस्टेंस आप डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल सकते हो और खत्म कर दो क्वेश्चन को। लेकिन जब वेक्टर फॉर्म पूछा है तो अपना फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला अप्लाई कर दो। अभी तो लिखा है आपने फॉर्मूला, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करो, कुछ मत सोचो। यहाँ एक चीज अच्छी है, ये उन बच्चों के लिए अच्छी है जिन्हें दिमाग नहीं लगाना, जिनका दिमाग लगाने का मन नहीं करता, उनके लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि कोई दिमाग नहीं लगाना। फॉर्म अब क्या करेंगे, वो पेज पलटेंगे, फॉर्मूला देखेंगे क्या है और उसमें वैल्यू डाल देंगे। बस मुझे बता दो x2 कौन है और y2, और आप समझ गए x1 y1 कौन है। वैल्यू तो डालनी है और चार्ज साइन के साथ डालेंगे, खत्म क्वेश्चन। ये था A7 जो आपका छोड़ा था आपने, वो एक्चुअल में इस तरह का क्वेश्चन था। तो अब आप समझ गए कितना आसान था। इसलिए मैं मना करता हूं पढ़ने के बाद, जब हम पढ़ा दें उसके बाद करो। तो करते हैं जरा इसको। फॉर्मूला है हमारे पास k q1 q2 x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और क्योंकि x में z नहीं है तो मैं उसे छोड़ रहा हूं, और साथ में यहाँ पर x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। ठीक है, वैल्यू डालनी है बस, सब वैल्यू डाल दो सारी, k की भी डाल दो, क्योंकि आपको वैल्यू में बोला गया है, कहीं भी उसने वर्ड्स नहीं दिए, वेरिएबल्स नहीं दिए, वैल्यू दिए, तो आपको सारी वैल्यू डालनी पड़ेगी। k की वैल्यू 9 × 10⁹, और q1 की वैल्यू 3 कूलम, इसकी वैल्यू -2 कूलम, मैंने बोला माइनस के साथ डालेंगे, कूलम चाहे मत लिखो, माइनस के साथ। x2 माइनस x1 इज 8 - 2 6i प्लस 6j, और नीचे 6 का स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर की पावर 3/2। जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई कर दो। 9 × 6 × 10⁹ नेगेटिव, ऑब्वियसली नेगेटिव ये शो कर रहा है कि अट्रैक्टिव होगी, इधर की तरफ होगी, है ना, हमें कोई टेंशन नहीं है। 6 भी कॉमन ले लें तो i + j बचा। वो एग्जाम में तो सिंप्लीफाइड होके लिखा होगा ना। नीचे क्या कर सकता हूँ, 6√6 6√2 जो भी है मुझे बताओ क्या होगा। 36 हो गया, 36 हो गया, तो 2 × 6 का स्क्वायर हो गया, सुनो, और उसकी पावर 3/2। अब बताओ, अभी गलत बोल रहे हो ना आप लोग, इसलिए बोल रहा हूँ मैं।
हो सकता है आप ऊपर से 6 काट रहे हो तो अलग बात है। अब ये हो जाएगा 9 इंटू 6 का स्क्वायर इंटू 10⁹ i प्लस जे। नीचे क्या आ गया 6 का क्यूब। अच्छा आप काट चुके हो पहले, ठीक है। तो और 2 की पावर 3/2 दैट इज 2√2। जो बच्चे सोच पा रहे हैं ये मैंने लिखा है। भाई ये नहीं सिखाऊंगा मैं, ये मेरा काम नहीं है सिखाना, ये 5वीं कक्षा में पता होना चाहिए आपको। 6 का स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कट गया तो क्या बचा 6 का क्यूब। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? हाँ आ जाएगा, कहाँ कहीं जा कोई रहा है, मैं गुस्सा किस बात का है। ठीक है, माइनस भी आएगा, कुछ लोग कह रहे हैं माइनस भी आएगा तो मैंने लिख दिया माइनस। अब नीचे बताओ, बस ये मुझे पता है बहुत लोगों को इनमें बड़ी प्रॉब्लम होती है और वो बताते नहीं किसी को, अंदर ही अंदर छुपाए रखते हैं प्रॉब्लम। अलग से पूछ लिया करो क्लास के बाद, क्योंकि ये चीज़ कोई, ये तो कुछ है ही नहीं ना। 6 फिर भी बता रहा हूँ, 6 का स्क्वायर 2 से 2 कट गया, क्यूब बचा 6 का क्यूब, और 2 की पावर 3/2 मतलब 2 की पावर 3 और रूट, तो 2 की पावर 2 और एक इस तरह से, तो एक 2 बाहर आ गया तो 2√2। याद रखो 2 की पावर 3/2, चलो मैं ऐसे सिखा ही रहा हूँ भाई। तो ये होगा 2 का रूट 3/2 उसका रूट, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर तो एटलीस्ट बाहर आ जाएगा 2√2 ये आएगा। अब 6 का स्क्वायर काट दो, अब काट सकता है। और कुछ काटना है, 3 3 जा 3 2 जा, तो -3/4√2। जितना सिंप्लीफाई, मैं भी गलती कर सकता हूँ, इंसान से ही होती है गलती, बट मैं, आप गलती अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। मुझे कुछ नहीं, मुझे रब करना है, ठीक कर दूंगा मैं। आप एग्जाम में करोगे ठीक नहीं होगी। क्या यही आ रहा है आंसर? देख लो और चेक आप कर लो, मेरा भी गलत हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है एग्जाम में इस फॉर्म में लिखा हो, तो यहां तक लाना पड़ेगा। ये है वेक्टर फॉर्म का एक सिंपल क्वेश्चन। क्या कह रहे हो? अब वो डिपेंड करता है ऑप्शन और कितना आगे है। √2 से ऊपर नीचे भी मल्टीप्लाई है तो कर देना, हो सकता है, वो भी हो सकता है, और बहुत चांस है कि वो हो। अभी √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी हो। हाँ आप यहां तक छोड़ दो, बस बोर्ड में भी छोड़ दो, मार्क्स नहीं कटेंगे, इतना छोड़ दो। यहां नहीं कि आपने यही छोड़ दिया तो हो सकता है आधा मार्क कट जाए। ये तो कॉमन सेंस है कि थोड़ा आगे तो ले जाना है, जितना आगे ले जा सकते हो ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट टाइम भी वेस्ट नहीं करना। चलो अब मैं दे रहा हूं 3D वाला क्वेश्चन। ये आगे तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड हो गया सर, इसमें तो कुछ है ही नहीं, बस सिंप्लीफाई करना रह गया। वैसे मैग्नीट्यूड पूछा होता तो आसानी से निकल जाता है, बिना, ऐसा भी नहीं है, बिना बात मत लगाना वेक्टर फॉर्म 3D में भी। कई बार 3D में जरूरी, अब आप आसानी से सोच पा रहे हो तो कुछ दिक्कत नहीं है। सुनो एक मिनट, मान लो कोई आपसे, चलो मैं अलग से पूछता हूँ, एक तो ये भी पूछ लेता हूँ और एक पूछ लेता हूँ आपसे मैग्नीट्यूड फोर्स का, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए का मैग्नीट्यूड। चलो अब मुझे ये वाला आंसर सब बच्चे ओरल देंगे और बताएंगे क्या होगा। पहले लिख लो क्वेश्चन आराम से और फिर मुझे बताओ। ऐसा भी नहीं है कि 3D बोल दिया कंपलसरी नहीं है, मस्ट नहीं आया मतलब कि 3D है तो सर तो वेक्टर फॉर्म में ही करना है। मैं तो कह रहा हूं जनरली 3D वाले क्वेश्चन वेक्टर में पूछे जाते हैं। हमें तो वो टाइप क्लियर होनी चाहिए बस सर, क्योंकि चार्जेस 3D में भी रखे हो सकते हैं और आपसे वेक्टर फॉर्म में पूछ लिया तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है कुछ बच्चों को। इतना सबको पता है ये एक्स एक्सिस होती है। हाँ सुन लो,
ये वाई है दे रहा हूँ मैं, और ये जेड ऐसे दे रहा हूँ। चलो ये एक्सिस मुझे देनी चाहिए, एक्स वाई जेड ओरिजिन दे दिया, कोऑर्डिनेट्स आपको खुद लिखने हैं, बट पहले सेकंड का आंसर ओरली दे दो। एक मिनट बस, कोई एक बच्चा आप बताओ। 2a² मतलब डिस्टेंस इन दोनों के बीच में कितना होगा? √2a। ये एक्चुअल में ऐसा ही तो हो गया कि सर इसी कमरे में एक चार्ज वहाँ रखा है उधर और एक चार्ज यहाँ रखा है, तो ये वाली लंबाई कितनी होगी? √2a। या जहाँ मैं खड़ा हूँ एक चार्ज यहाँ रखा है और एक चार्ज वहाँ रखा है, ठीक है, मतलब ये स्क्वायर इसके फेस पे रखा है ना, ये दीवार हो गई। ये लंबाई कितनी होगी? ये वाली लंबाई a, ये भी a और ये भी a, तो ये कितनी होगी? a² + a² a√2। कोई प्रॉब्लम? तो इसका आंसर तो बिना बात क्यों करेंगे 3D में, ये मत करना गड़बड़, इतना टाइम नहीं एग्जाम में। सीधा KQ² सर KQ² और इनके डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है? a√2। डिस्टेंस कितना है? a√2 का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? a√2 डिस्टेंस है, बट मुझे चाहिए वेक्टर फॉर्म में आंसर। अब क्वेश्चन तो यही था, वो तो मैंने ऐसे ही पूछा आपसे। वेक्टर फॉर्म के लिए चाहिए कोऑर्डिनेट्स, फिर तो कोई भी कर दे इनको, तो कोऑर्डिनेट लिखने हैं बस, कुछ भी नहीं है। कोऑर्डिनेट के बाद अपना फॉर्मूला को पेपर पलटो, फॉर्मूला देखो उसमें डाल दो, देख लो a1 कौन है, a2 कौन है, x1 कौन है, x2 कौन है, बस देखो और डाल दो। कोऑर्डिनेट बताओगे a पॉइंट के कोऑर्डिनेट। सर देखो सुनो, इस कमरे को हमेशा आप एक्सिस की तरह भी सोच सकते हो, या ऐसे समझ लो कि आप केवल एक कोऑर्डिनेट निकालना सिखाता हूं पहले मैं आपको। चलो मान लो ये y एक्सिस है, ये z है और ये x है, ठीक है, ये y है, ये z है और ये x है। तो अगर हम ऐसे जाते हैं तो ये a केवल x पर चल रहे हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गया a, 0, 0, ये कोऑर्डिनेट हो गया, और उसका कोऑर्डिनेट हो गया उस तक पहुंचने के लिए a, तीनों a आ रहे। अब आप फोर्स लिख दो, क्या आएगी? नहीं हमने z एक्सिस उधर ही दे दी ना, वो मैं भाई एक्सिस तो मेरे ऊपर है, मैंने वो पॉजिटिव चूज किया, वो आप नहीं कह रहा हूं, मैंने सोचा बट मैंने ऐसे चूज किया। तो केवल हमें क्या चाहिए? केवल और केवल कोऑर्डिनेट्स लिखने आने चाहिए, इसमें और कुछ नहीं। अगर कोऑर्डिनेट्स आते हैं तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं करा देता हूँ इसको। खैर हाँ, 0i का मतलब 0, उसका और कोई मतलब नहीं। दिखाओ वैसे किसी ने करा है, क्या लिख रहे हो आप? पूरा करना है, थोड़ा सिंप्लीफाई भी करना होगा, ठीक है, सिंप्लीफाई हमेशा करा करो। अगर कुछ है उसमें सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है तो करना चाहिए। चलो कोऑर्डिनेट्स लिख दिए हमने। एक बार और बता रहा हूँ, केवल एक्स एक्सिस पर चले तो a, सर वहां तक पहुंचने के लिए हमें x भी चला, y भी चला, z भी चला और y भी चला, तो इसलिए a। तो बस अब फॉर्मूला हो गया आपका KQ1 Q2 KQ² अपॉन, यहाँ पे क्या आएगा, किस पर निकालनी है? b पर, बिकॉज ऑफ a, तो a - 0 ai सॉरी 0i aj और a k, और नीचे आएगा रूट ऑफ या क्यूब ऑफ, पहले रूट और उसका क्यूब। यही लिखा कि नहीं? सबने लिखा है? ठीक है, बस ये आंसर आ गया। आप चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, a कॉमन, j + k, i गायब, i नहीं होगा, ठीक है, अपॉन a का स्क्वायर, और एक्सिस वैसे z ये वाली पॉजिटिव नहीं होती, नेगेटिव होती है ज़्यादातर, बट मैंने जब दी है तो फिर पॉजिटिव माननी पड़ेगी ना, कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं, वो तो हम एक ऐसी क्वेश्चन कर रहे हैं। a का स्क्वायर + a का स्क्वायर 2a² की पावर 3/2, फिर वैसा ही आ गया, तो क्या लिख सकते हैं इसको? हाँ, ये सीख लो, इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। KQ² a अपॉन 2 हो जाएगा 2√2, 2 की पावर 3/2 2√2 होता है, याद भी रख लो इसको, और नहीं तो पता तो चली गया आपको 2 की पावर 3, तो वो 2 2 तो बाहर आ गए, रूट वाला, एक 2 अंदर रह गया, 2√2। कोई प्रॉब्लम? और a² का क्या होगा? एक 2 कटेगा, a³
तो ए से काट देंगे, तो फाइनल आंसर आएगा 2kq² 2√2a², और j प्लस k। ये वेक्टर फॉर्म है, ये क्या है? वेक्टर फॉर्म। और ये क्या है? ये क्या लिखा हुआ है? मैग्नीट्यूड। ठीक है, चलो।